नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे थे धर्मवीर भारती जी का सुप्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता। आइए देखते हैं कहानी आगे क्या मोड़ लेती है। चंद्र अब अपने हृदय से काम नहीं लेना चाहता। वह सुधा और बिनती से उखड़ा उखड़ा रहने लगा है। पम्मी के साथ वो ज़्यादा समय बिताने लगा है और उसको लगता है अब मुझे अपनी बुद्धि से काम लेना है, मुझे भी व्यवहारिक बनना है और मुझे भी इन सब बातों से परेशान नहीं होना। चंद्र पम्मी के साथ समय बिता रहा होता है कि तभी अचानक से गोली चलने की आवाज़ आती है और बर्टी एक तोते को मार देता है। बाहर देखने पर पता चलता है कि बर्टी जानबूझ के उस तोते को मारता है। उसको बिल्कुल भी पछतावा नहीं है और चंद्र के पूछने पर कि उसने ऐसा क्यों किया वो उसको बड़ी बड़ी बातें समझा रहा है। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। वह सत्य है कि मौत आदमी के शरीर की हत्या करती है और आदमी की हत्या गला घोंट देती है। यहाँ तक हम पिछले वीडियो में सुन चुके हैं। मसलन तुम अगर किसी औरत के पास जा रहे हो या किसी औरत के पास से आ रहे हो और संभव है उसने तुम्हारी आत्मा की हत्या कर डाली हो। अब तुम जल्दी ही पूरे पागल हो जाओगे, चंद्र ने कहा और फिर वह पम्मी के पास लौट गया। पम्मी उसी तरह मदहोश लेटी थी। उसने जाते ही फिर बाहें फैलाकर चंद्र को समेट लिया और चंद्र उसके वक्ष की रेशमी गरमाई में डूब गया। जब वह लौटा तो बर्टी हाथ में खुरपा लिए एक गड्ढा बंद कर रहा था। सुनो कपूर, यहाँ मैंने उसे गाड़ दिया, ये उसकी समाधि है और देखो आते जाते यहाँ सिर झुका देना। वह बेचारा जीवन का सत्य जान चुका है। समझ लो वह एक सेंट पैरट हो गया है, यानी कि संत शुकदेव। अच्छा, चंद्र सिर झुकाकर हंसते हुए आगे बढ़ा। सुनो रुको कपूर, फिर बर्टी ने पुकारा और पास आकर चंद्र के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कपूर तुम जानते हो कि नहीं कि पहले मैं एक असाधारण आदमी था, अब भी हो। चंद्र हंसते हुए बोला, नहीं अब मैं असाधारण नहीं हूँ कपूर। देखो तुम्हें आज रहस्य बताऊं। वही आदमी असाधारण होता है जो किसी परिस्थिति में किसी भी तथ्य को स्वीकार नहीं करता, उसका निषेध करना चाहता है। जब वह किसी को भी स्वीकार कर लेता है तब वह पराजित हो जाता है। मैं तो कहूँगा असाधारण आदमी बनने के लिए सत्य को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्या मतलब बर्टी? तुम तो दर्शन की भाषा में बोल रही हो। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ भाई, चंद्र ने कौतूहल से कहा। देखो अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया, जेनी को स्वीकार कर लिया। चाहे ये जीवन का सत्य ही क्यों न हो, पर महत्ता तो निषेध में होती है। सबसे बड़ा आदमी वह होता है जो अपना निषेध कर दे। लेकिन मैं अब साधारण आदमी नहीं हूँ, सस्ते किस्म का अदना व्यक्ति। मुझे कितना दुख है आज। मेरा तोता भी मर गया और मेरी असाधारणता भी। और बर्टी फिर तोते की कब्र के पास सिर झुकाकर बैठ गया। चंद्र घर पहुंचा तो उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने उफनी हुई चांदनी चूमी थी। उसने तरुणाई के चांद को स्पर्शों से सहारा दिया था। उसने नीली बिजलियां चूमी थी। प्राणों की सिहरन और गुदगुदी से खेलकर वह आ रहा था। वह पम्मी के होठों के गुलाबों को चूम चूम कर गुलाबों के देश में पहुंच गया था और उसकी नसों में बहते हुए रस में गुलाब झूम उठे थे। वह सिर से पैर तक एक मदहोश प्यास बना हुआ था। घर पहुंचा तो जैसा उल्लास से उसका अंग अंग नाच रहा था। बिनती के प्रति दोपहर को जो आक्रोश उसके मन में उभर आया था वह भी शांत हो गया था। बिनती ने आकर खाना रखा। चंद्र ने बहुत हंसते हुए बड़े मीठे स्वर में कहा, बिनती आज तुम भी खाओ। नहीं मैं नीचे खाऊंगी। अरे चल बैठ गिलहरी, चंद्र ने बहुत दिन पहले के स्नेह के स्वर में कहा और बिनती की पीठ में एक घूसा मारकर उसे पास बिठा लिया। आज तुमसे नाराज नहीं रहेंगे, ले खा पगली। नफरत से नफरत बढ़ती है, प्यार से प्यार जगता है। बिनती के मन का सारा स्नेह सूख सा गया था। वह चिड़चिड़ी, स्वाभिमानी, गंभीर और रूखी हो गई थी। लेकिन औरत बहुत कमज़ोर होती है। ईश्वर न करे कोई उसके हृदय की ममता को छू ले, वह सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन अगर कोई किसी तरह उसके मन के रस को जगा दे तो वह फिर अपना सब अभिमान भूल जाती है। चंद्र ने जब वह यहाँ आई थी तभी से उसके हृदय की ममता जीत ली थी, इसलिए चंद्र के सामने सदा झुकती आई। लेकिन पिछली बार से चंद्र ने ठोकर मारकर सारा स्नेह बिखेर दिया था। उसके बाद उसके व्यक्तित्व का रस सूखता ही गया। क्रोध जैसे उसकी बाहों पर रखा रहता था। आज चंद्र ने उसको इतनी दुलार से बुलाया तो लगा वह जाने कितने दिनों का भूला स्वर सुन रही है। चाहे चंद्र के प्रति उसके मन में कुछ भी आक्रोश क्यों ना हो, लेकिन वह इस स्वर का आग्रह नहीं टाल सकती। यह बात वह भली प्रकार जानती थी। वह बैठ गई। चंद्र ने एक कोर बनाकर बिनती के मुंह में दे दिया। बिनती ने खा लिया। चंद्र ने बिनती की बाह में चुटकी काट कर कहा, अब दिमाग ठीक हो गया पगली का।
इतने दिनों से अकड़ी फिरती थी। बिंती ने बहुत दिन के भूले हुए स्नेह के स्वर में कहा, खुद ही तो अपना दिमाग बिगाड़े रहते हैं और हमें इल्ज़ाम लगाते हैं। तरकारी ठंडी तो नहीं है। दोनों में सुलह हो गई। जाड़ा अब काफ़ी बढ़ गया था। खाना खा चुकने के बाद बिंती शाल ओढ़े चंद्र के पास आई और बोली, लो इलायची खाओगे? चंद्र ने ले ली। छीलकर आधे दाने खुद खा लिए, आधे बिंती के मुंह में दे दिए। बिंती ने धीरे से चंद्र की उंगली दांत से दबा दी। चंद्र ने हाथ खींच लिया। बिंती उसी के पलंग पर पास ही बैठ गई और बोली, याद है तुम्हें? इसी पलंग पर तुम्हारा सिर दबा रही थी तो तुमने शीशी फेंक दी थी। हाँ याद है। अब कहो तुम्हें उठाकर फेंक दूँ? चंद्र आज बहुत खुश था। मुझे क्या फेंकोगे? बिंती ने शरारत से मुंह बनाकर कहा, मैं तुमसे उठूंगी ही नहीं। अब अंगों का तूफान एक बार उठना सीख लेता है तो दूसरी बार उठते हुए उसे देर नहीं लगती। अभी वह अपने तूफान में पम्मी को पीस कर आया था। सिरहाने बैठी हुई बिंती हल्का बादामी शॉल ओढ़े रह रहकर मुस्कुराती और गालों पर फूलों के कटोरे खिल जाते, आंखों में एक नई चमक। चंद्र थोड़ी देर देखता रहा। उसके बाद उसने बिंती को खींचकर कुछ हिचकते हुए बिंती के माथे पर अपने होठ रख दिए। बिंती कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने को छुड़ाकर सिर झुकाए बैठी रही और चंद्र के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसकी उंगलियां चिटकाती रही। सहसा बोली, अरे तुम्हारे कफ का बटन टूट गया है, लाओ सील दूँ। चंद्र को पहले कुछ आश्चर्य हुआ, फिर कुछ ग्लानि। बिंती कितना समर्पण करती है उसके सामने वह, लेकिन उसने अच्छा नहीं किया। पम्मी की बात दूसरी है, बिंती की बात दूसरी। बिंती के साथ एक पवित्र अंतर ही ठीक रहता। बिंती आई और उसके कफ में बटन लगाने लगी। सीते सीते बचे हुए डोरे को दांत से तोड़ती हुई बोली, चंद्र एक बात कहें, मानोगे? क्या? पम्मी के यहाँ मत जाया करो। क्यों? पम्मी अच्छी औरत नहीं है, वह तुम्हें प्यार नहीं करती, तुम्हें बिगाड़ती है। ये बात गलत है बिंती। तुम इसीलिए कह रही हो न कि उसमें वासना बहुत तीखी है। नहीं, ये नहीं। उसने तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक नशा, एक वासना दी, कोई ऊंचाई, कोई पवित्रता नहीं। कहाँ दीदी, कहाँ पम्मी? किस स्वर्ग से उतरकर तुम किस नरक में फंस गए? पहले मैं भी यही सोचता था बिंती, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि माना किसी लड़की के जीवन में वासना ही तीखी है तो क्या इसी वजह से वह निंदनीय है? क्या वासना स्वतः में निंदनीय है? गलत। ये तो स्वभाव और व्यक्तित्व का अंतर है बिंती। हर एक से हम कल्पना नहीं मांग सकते, हर एक से वासना नहीं पा सकते। बादल है, उस पर किरण पड़ेगी, इंद्रधनुष ही खिलेगा। फूल है, उस पर किरण पड़ेगी, तबस्सुम ही आएगा। बादल से हम मांगने लगे तबस्सुम और फूल से मांगने लगे इंद्रधनुष, तो ये हमारी अपनी एक कवित्वमयी भूल होगी। माना एक लड़की के जीवन में प्यार आया, उसने अपने देवता के चरणों पर अपनी कल्पना चढ़ा दी। दूसरी के जीवन में प्यार आया, उसने चुंबन, आलिंगन और गुदगुदी की बिजलियां दी। एक बोली, देवता मेरा शरीर चाहे जिसका हो, मेरी पूजा भावना, मेरी आत्मा तुम्हारी है और वह जन्म जन्मांतर तक तुम्हारी रहेगी। और दूसरी दीपशिखा सी लहराकर बोली, दुनिया कुछ कहे, अब तो मेरा तन मन तुम्हारा है, मैं तो बेकाबू हूँ, मैं क्या करूँ? मेरे तो अंग अंग जैसे अलसा कर चूर हो गए हैं तुम्हारी गोद में गिर पड़ने के लिए। मेरी तरुणाई पुलक उठी है तुम्हारे आलिंगन में पिस जाने के लिए। मेरे लाज के बंधन जैसे शिथिल हुए जाते हैं। मैं करूं तो क्या करूं? कैसा नशा पिला दिया है तुमने, मैं सब कुछ भूल गई हूँ। तुम चाहे जिसे अपनी कल्पना दो, अपनी आत्मा दो, लेकिन एक बार अपने जलते हुए होठों से मेरे नरम गुलाबी होठ समेट लो ने। बताओ बिंती, क्यों पहले की भावना ठीक है और दूसरी की प्यास गलत? बिंती कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, चंद्र तुम बहुत गहराई से सोचते हो, लेकिन मैं तो एक मोटी सी बात जानती हूँ कि जिसके जीवन में वह प्यास जग जाती है वह फिर किसी भी सीमा तक गिर सकता है, लेकिन जिसने त्याग किया, जिसकी कल्पना जागी, वह किसी भी सीमा तक उठ सकता है। मैंने तो तुम्हें उठते हुए देखा है। गलत है बिंती, तुमने गिरते हुए देखा है मुझे। तुम मानोगी कि सुधा से मुझे कल्पना ही मिली थी, त्याग ही मिला था, पवित्रता ही मिली थी, पर वह कितनी दिन टिकी? और तुम ये कैसे कह सकती हो कि वासना आदमी को नीचे ही गिराती है? तुम आज ही की घटना लो, तुम ये तो मानोगी कि अभी तक मैंने तुम्हें अपमान और तिरस्कार ही दिया था। खैर उसकी बात जाने दो, बिंती बोली। नहीं, बात आ गई तो मैं साफ कहता हूँ कि आज मैंने तुम्हारा प्रतिदान देने की सोची। आज तुम्हारे लिए मन में बड़ा स्नेह उमड़ आया। क्यों जानती हो? पम्मी ने आज अपने बाहुपाश में कसकर जैसे मेरे मन की सारी कटुता, सारा विष खींच लिया। मुझे लगा बहुत दिन बाद मैं फिर पिशाच नहीं, आदमी हूँ। ये वासना का ही दान है।
तुम कैसे कहोगी कि वासना आदमी को नीचे ही ले जाती है? बिंती कुछ नहीं बोली। चंद्र भी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन एक बात पूछूं बिंती? क्या? बहुत अजब सी बात है। सोच रहा हूँ पूछूं या न पूछूं। पूछो न। अभी मैंने तुम्हारे माथे पर होठ रख दिए, तुम कुछ भी नहीं बोली, और मैं जानता हूँ ये कुछ अनुचित सा था। तुम पम्मी नहीं हो, फिर भी तुमने कुछ भी विरोध नहीं किया। बिंती थोड़ी देर तक चुपचाप अपने पाँव की ओर देखती रही, फिर शॉल की छोर से एक डोरा खींचते हुए बोली, चंद्र, मैं अपने को कुछ समझ नहीं पाती। सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे मन में तुम जाने क्या हो, इतने महान हो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं कर पाती, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी करने से अपने को रोक नहीं सकती। लगता है तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी शक्ति और उसकी दुर्बलताएं, उसकी प्यास और उसका संतोष इतना महान है, इतना गहरा है कि उसके सामने मेरा व्यक्तित्व कुछ भी नहीं है। मेरी पवित्रता, मेरी अपवित्रता, इन सबसे ज़्यादा महान तुम्हारी प्यास है। लेकिन अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए जरा भी स्नेह है तो तुम पम्मी से संबंध तोड़ दो। दीदी से अगर मैं बताऊंगी तो जाने क्या हो जाएगा। और तुम जानते हो दीदी अब कैसी हो गई हैं? तुम देखो तो आंसू। बस बस, चंद्र ने अपने हाथ से बिंती का मुंह बंद करते हुए कहा, सुधा की बात मत करो। तुम्हें कसम है, जिंदगी के जिस पहलू को हम भूल चुके हैं उसे कुरेदने से क्या फ़ायदा। अच्छा, चंद्र का हाथ हटाकर बिंती बोली, लेकिन पम्मी को अपनी ज़िंदगी से हटा दो। ये नहीं हो सकता बिंती, चंद्र बोला, और जो कहो वह मैं कर दूंगा। हाँ, तुम्हारे प्रति आज का जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। छी चंद्र, मुझे शर्मिंदा मत करो। काफ़ी रात हो गई थी। चंद्र लेट गया। बिंती ने उसे रजाई उड़ा दी और टेबल पर बिजली का स्टैंड रखकर बोली, अब चुपचाप सो जाओ। बिंती चली गई। चंद्र पड़ा पड़ा सोचने लगा, दुनिया गलत कहती है कि वासना पाप है। वासना से भी पवित्रता और क्षमाशीलता आती है। पम्मी से उसे जो कुछ मिला वह अगर पाप है तो आज चंद्र ने जो बिंती को दिया उसमें इतनी क्षमा, इतनी उदारता और इतनी शक्ति क्यों थी? उसके बाद बिंती को वह बहुत दुलार और पवित्रता से रखने लगा। कभी कभी जब वह घूमने जाता तो बिंती को भी ले जाता था। न्यू ईयर्स डे के दिन पम्मी ने दोनों को दावत दी। बिंती पम्मी के पीछे चाहे चंद्र से पम्मी का विरोध कर ले, पर पम्मी के सामने बहुत शिष्टता और स्नेह का बर्ताव करती थी। डॉक्टर साहब की दिल्ली जाने की तैयारी हो गई। बिंती ने कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन करा लिया था। अब वह पहले डॉक्टर साहब के साथ शाहजहाँपुर जाएगी और तब दिल्ली। निश्चय करते करते अंत में 1 फरवरी को वे लोग गए। स्टेशन पर बहुत से विद्यार्थी और डॉक्टर साहब के मित्र उन्हें विदा देने के लिए आए थे। बिंती विद्यार्थियों की भीड़ से घबराकर इधर चली आई और चंद्र को बुलाकर कहने लगी, चंद्र, दीदी के लिए एक खत तो दे दो। नहीं, चंद्र ने बहुत रूखे और दृढ़ स्वर में कहा। बिंती कुछ क्षण तक एकटक चंद्र की ओर देखती रही, फिर बोली, चंद्र, मन की श्रद्धा चाहे अब भी वैसी हो, लेकिन तुम पर अब विश्वास नहीं रहा। चंद्र ने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ हंस पड़ा। फिर बोली, चंद्र, अगर कभी कोई ज़रूरत हो तो ज़रूर लिखना, मैं चली आऊँगी, समझी? और फिर चुपचाप जाकर बैठ गई। जब चंद्र लौटा तो उसके साथ कई साथी प्रोफेसर थे। घर पहुंचकर वह कार लेकर पम्मी के यहाँ चल दिया। पता नहीं क्यों बिंती के जाने का चंद्र को कुछ थोड़ा सा दुख था। गर्मी का मौसम आ गया था। चंद्र सुबह कॉलेज जाता, दोपहर को सोता और शाम को वह नियमित रूप से पम्मी को लेकर घूमने जाता। डॉक्टर साहब कार छोड़ गए थे। कार पम्मी और चंद्र को लेकर दूर दूर का चक्कर लगाया करती थी। इस बार उसने अपनी छुट्टियां दिल्ली में ही बिताने की सोची थी। पम्मी ने भी तय किया था कि मसूरी से लौटते समय जुलाई में वह 1 हफ्ते आकर डॉक्टर शुक्ला की मेहमानी करेगी और दिल्ली के पूर्व परिचितों से भी मिल लेगी। ये नहीं कहा जा सकता कि चंद्र के दिन अच्छी तरह नहीं बीत रहे थे। उसने अपना अतीत भुला दिया था और वर्तमान को वह पम्मी की नशीली निगाहों में डुबा चुका था। भविष्य की उसे कोई खास चिंता नहीं थी। उसे लगता था कि ये पम्मी की निगाहों के बादलों और स्पर्शों के फूलों की जादू भरी दुनिया अमर है, शाश्वत है। इस जादू ने हमेशा के लिए उसकी आत्मा को अभिभूत कर लिया है। ये होठ कभी अलग न होंगे, ये बाहुपाश इसी तरह उसे घेरे रहेगा और पम्मी की गर्म तरुण सांसें सदा इसी प्रकार उसके कपोलों को सिहराती रहेंगी। आदमी का विश्वास हमेशा सीमाएं और अंत भूल जाने का आदी होता है। चंद्र भी सब कुछ भूल चुका था। अप्रैल की एक शाम, दिन भर लू चलकर अब थक गई थी, लेकिन दिन भर की लू की वजह से आसमान में इतनी धूल भर गई थी कि धूप भी हल्की पड़ गई थी। माली बाहर छिड़काव कर रहा था। चंद्र सोकर उठा था और सुस्ती मिटा रहा था। थोड़ी देर बाद वह उठा, दिशाओं की ओर निरुद्देश्य से देखने लगा। बड़ी उदास सी शाम थी। सड़क भी बिल्कुल सूनी थी। सिर्फ 2-1 साइकिल सवार लू से बचने के लिए कानों पर तौलिया लपेटे हुए चले जा रहे थे।
एक बर्फ़ का ठेला भी चला आ रहा था। जाओ बर्फ़ ले आओ, चंद्र ने माली को पैसे देते हुए कहा। माली ने ठेले वाले को बुलाया। ठेले वाला आकर फाटक पर रुक गया। माली बर्फ़ तुड़वा ही रहा था कि एक रिक्शा जिस पर पर्दा बंधा था वह भी फाटक के पास मुड़ा और ठेले के पास आकर रुक गया। ठेला वाले ने ठेला पीछे किया, रिक्शा अंदर आया। रिक्शे में कोई पर्दानसी औरत बैठी थी, लेकिन रिक्शे के साथ कोई नहीं था। चंद्र को ताज्जुब हुआ, कौन पर्दानसी यहाँ आ सकती है। रिक्शा से एक लड़की उतरी जिसे चंद्र नहीं जानता था, लेकिन बाहर का पर्दा जितना गंदा और पुराना था, लड़की की पोशाक उतनी ही साफ और चुस्त थी। वह सफ़ेद रेशम की सलवार, सफ़ेद रेशम का चुस्त कुर्ता और उस पर बहुत हल्के शरबती फलसाई रंग की चुन्नी ओढ़े हुई थी। वह रिक्शे से उतरी और रिक्शे वाले से बोली, अब घंटे भर में आकर मुझे ले जाना। रिक्शा वाला सिर हिलाकर चल दिया और वह सीधे अंदर चल दी। चंद्र को बड़ा अचरज हुआ, ये कौन हो सकती है जो इतनी बेतकल्लुफ़ी से अंदर चल दी। उसने सोचा शायद शरणार्थियों के लिए चंदा मांगने वाली कोई लड़की हो, मगर अंदर तो कोई है ही नहीं। उसने चाहा कि रोक दे, फिर उसने नहीं रोका। सोचा खुद ही अंदर खाली देकर लौट आएगी। माली बर्फ़ लेकर आया और अंदर चला गया। वह लड़की लौटी, उसके चेहरे पर कुछ आश्चर्य और कुछ चिंता की रेखाएं थीं। अब चंद्र ने उसे देखा। एक सांवली लड़की थी, कुछ उदास, कुछ बीमार सी लगती थी। आंखें बड़ी बड़ी लगती थी, जो रोना भूल चुकी है और हंसने में भी अशक्त है। चेहरे पर एक पीली छां थी। ऐसा लगता था देखने से ही कि लड़की बहुत दुखी है, पर अपने को संभालना जानती है। वह आई और बड़ी फीकी मुस्कान के साथ बड़ी शिष्टता के स्वर में बोली, चंद्र भाई सलाम। सुधा क्या ससुराल में है? चंद्र का आश्चर्य और भी बढ़ गया। ये तो चंद्र को जानती भी है। जी हाँ, वह ससुराल में है। आप? और बिनती कहाँ है? लड़की ने बात काट कर पूछा। बिनती दिल्ली में है। क्या उसकी भी शादी हो गई? जी नहीं, डॉक्टर साहब आजकल दिल्ली में है, वह उन्हीं के पास पढ़ रही है। बैठ तो जाइए, चंद्र ने कुर्सी खिसका कर कहा। अच्छा, तो आप यहीं रहते हैं अब? नौकर हो गए होंगे? जी हाँ, चंद्र ने अचरज में डूबकर कहा। लेकिन आप इतनी जानकारी और परिचय की बातें कर रही हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं, क्षमा कीजिएगा। वह लड़की हंसी, जैसे अपनी किस्मत, जिंदगी, अपने इतिहास पर हंस रही हो। आप मुझको कैसे पहचान सकते हैं? मैं ज़रूर आपको देख चुकी हूँ। मेरे आपके बीच में दरअसल एक रोशनदान था। मेरा मतलब सुधा से है। ओह, मैं समझा, आप गेसू हैं। जी हाँ, और गेसू ने बहुत तमीज़ से अपनी चुन्नी ओढ़ ली। आप तो शादी के बाद जैसे बिल्कुल खो ही गई। अपनी सहेली को भी एक खत नहीं लिखा। अख्तर मियाँ मज़े में हैं। आपको ये सब कैसे मालूम? बहुत आकुल होकर गेसू बोली और उसकी पीली आंखों में और भी मैलापन आ गया। मुझे सुधा से मालूम हुआ था। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आप हम लोगों के यहाँ एक दावत ज़रूर देंगी, लेकिन कुछ मालूम ही नहीं हुआ। एक बार सुधा जी ने मुझे आपके यहाँ भेजा तो मालूम हुआ कि आप लोगों ने मकान ही छोड़ दिया है। जी हाँ, मैं देहरादून में थी, अम्मी जान वगैरह सभी वहीं थी। अभी हाल में वहाँ कुछ पनाहगीर पहुँचे। पनाहगीर? जी, पंजाब के सिख वगैरह। कुछ झगड़ा हो गया तो हम लोग चले आए। अब हम लोग यहीं हैं। अख्तर मियाँ कहाँ हैं? मिर्ज़ापुर में पीतल का रोजगार कर रहे हैं और उनकी बीवी देहरादून में थी। ये सज़ा क्यों दी आपने उन्हें? सज़ा की कोई बात नहीं। गेसू का स्वर घुटता हुआ सा मालूम दे रहा था। उनकी बीवी उनके साथ है। क्या मतलब? आप तो अजब सी बातें कर रही हैं। अगर मैं भूल नहीं करता तो आपकी शादी? जी हाँ, बड़ी ही उदास हंसी हंसकर गेसू बोली। आपसे चंद्र भाई मैं क्या छिपाऊंगी, जैसे सुधा वैसे आप। मेरी शादी उनसे नहीं हुई। अरे गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा, सुधा तो मुझसे कह रही थी कि अख्तर मुझसे मोहब्बत करते हैं। गेसू बात काट कर बोली और बड़ी गंभीर हो गई। अपनी चुन्नी के छोर में टके हुए सितारे को तोड़ती हुई बोली, मैं सचमुच नहीं समझ पाई कि उनके मन में क्या था। उनके घर वालों ने मेरी बजाय फूल को ज़्यादा पसंद किया। उन्होंने फूल से ही शादी कर ली। अब अच्छी तरह निभ रही है दोनों की। फूल तो इतने अरसे में एक बार भी हम लोगों से मिलने नहीं आई। अच्छा। चंद्र चुप होकर सोचने लगा। कितनी बड़ी प्रवंचना हुई उस लड़की की ज़िंदगी में, और कितने दबे शब्दों में ये कहकर चुप हो गई। एक भी आंसू नहीं, एक भी सिसकी नहीं, संयत स्वर और फीकी मुस्कान, बस। चंद्र चुपचाप उठकर अंदर गया। महाराजिन आ गई थी। कुछ नाश्ता और शरबत भेजने के लिए कहकर चंद्र बाहर आया। गेसू चुपचाप लॉन की ओर देख रही थी, शून्य निगाहों से। चंद्र आकर बैठ गया और बोला, बहुत धोखा दिया आपको। छी, ऐसी बात नहीं कहते चंद्र भाई। कौन जानता है कि ये अख्तर की मजबूरी रही हो। जिसको मैंने अपना सरताज माना उसके लिए ऐसा ख्याल भी दिल में लाना गुनाह है।
मैं इतनी गिरी हुई नहीं हो सकती और ऐसा नहीं सोच सकती कि उन्होंने मुझे धोखा दिया था। गेसु दांत तले जबान दबाकर बोली। चंद्र दंग रह गया। क्या गेसु अपने दिल से कह रही है? इतना अखंड विश्वास है गेसु को अख्तर पर। शरबत आ गया था। गेसु ने तकल्लुफ़ नहीं किया, लेकिन बोली, आप बड़े भाई हैं, पहले आप शुरू कीजिए। आपकी फिर कभी अख्तर से मुलाकात नहीं हुई? चंद्र ने एक घूंट पीकर कहा। हुई क्यों नहीं, कई बार वह अम्मी जान के पास आए। आपने कुछ नहीं कहा? कहती क्या, ये सब बातें कहने सुनने की होती हैं। और फिर फूल वहाँ आराम से है। अख्तर भी फूल को जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, यही मेरे लिए बहुत है। और अब कहकर क्या करूँगी? जब फूल से शादी तय हुई वे राजी हो गए, तभी मैंने कुछ नहीं कहा। अब तो फूल की मांग, फूल का सुहाग मेरे लिए सुबह की अजान से ज़्यादा पाक है। गेसु ने शरबत में निगाहें डुबोते हुए कहा। चंद्र क्षण भर चुप रहा, फिर बोला, अब आपकी शादी अम्मी जान कब कर रही हैं? कभी नहीं। मैंने कसद कर लिया है कि मैं शादी ताउम्र नहीं करूँगी। देहरादून के मैटरनिटी सेंटर में काम सीख रही थी, कोर्स पूरा हो गया, अब किसी अस्पताल में काम करूँगी। आप? क्यों, आपको ताज्जुब क्यों है? मैंने अम्मी जान को इस बात के लिए राजी कर लिया है। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। चंद्र ने शरबत से बर्फ़ निकालकर फेंकते हुए कहा, मैं आपकी जगह होता तो दूसरी शादी करता और अख्तर से भरसक बदला लेता। बदला? गेसु मुस्कुराकर बोली, छी चंद्र भाई, बदला, गुरेज, नफरत, इससे आदमी ने कभी सुधरा है न सुधरेगा। बदला और नफरत तो अपने मन की कमजोरी को जाहिर करते हैं। और फिर बदला मैं लूँ किससे? उससे, दिल की तन्हाइयों से, मैं जिसमें सजदे पड़ती हूँ। यह भला कैसे हो सकता है? गेसु के माथे पर विश्वास का तेज दमक उठा। उसकी बीमार आंखों में धूप लहला उठी और उसका कंचन लता सा तन जगमगाने लगा। कुछ ऐसी दृढ़ता थी उसकी आवाज़ में, ऐसी गहराई थी उसकी ध्वनि में कि चंद्र देखता ही रह गया। वह जानता था कि गेसु के दिल में अख्तर के लिए कितना प्रेम था। वह ये भी जानता था कि गेसु अख्तर की शादी के लिए किस तरह पागल थी। वह सारा सपना ताश के महल की तरह गिर गया और परिस्थितियों ने नहीं, खुद अख्तर ने धोखा दिया। लेकिन गेसु है कि माथे पर शिकन नहीं, भौं में बल नहीं, होठों पर शिकायत नहीं। नारी के जीवन का एक ऐसा अमिट विश्वास था, यानी जिसे गेसु ने उसके प्रेम का स्वर्ण मंदिर समझा था, वह ज्वालामुखी बनकर फूट गया और उसने दर्द की पिघली आग की धारा में गेसु को डुबो देने की कोशिश की। लेकिन गेसु है कि अटल चट्टान की तरह खड़ी है। चंद्र के मन में कहीं कोई टीस उठी। उसके दिल की धड़कनों ने कहीं पर उससे पूछा, और चंद्र तुमने क्या किया? तुम पुरुष थे, तुम्हारे संबल कंधे किसी के प्यार का बोझ क्यों नहीं ढो पाए चंद्र? लेकिन चंद्र ने अपनी अंतःकरण की आवाज़ को अनसुनी करते हुए पूछा, तो आपके मन में जरा भी दर्द नहीं अख्तर को न पाने का? दर्द? गेसु की आवाज़ डूबने लगी। निगाहों की जर्द पंखुड़ियों पर हल्की पानी की लहर दौड़ाई। दर्द? यही तो सिर्फ सुधा समझ सकती है चंद्र भाई। बचपन से अख्तर मियाँ मेरे लिए क्या थे ये वही जानती है। मैं तो उनका सपना देखते देखते उनका सपना ही बन गई थी। लेकिन खैर, दर्द इंसान के यकीदे को और मजबूत न कर दे, आदमी की कदमों को और ताकत न दे, आदमी के दिल को ऊंचाई न दे, तो इंसान क्या? दर्द का हाल पूछते हैं आप? कयामत के रोज़ तक मेरी मैयत उसी का आसरा देखेगी चंद्र भाई। लेकिन इसके लिए ज़िंदगी में तो खामोशी रहना होगा, बंद घर में जलते हुए चिराग की तरह घुलना होगा। और अगर मैंने उनको अपना माना है तो वे मिलकर ही रहेंगे। आज न सही, कायनात के बाद सही। मोहब्बत की दुनिया में जैसे एक दिन उनके बिना कट जाता है, वैसे एक ज़िंदगी उनके बिना कट जाएगी। लेकिन उसके बाद वे मेरे होकर रहेंगे। चंद्र का दिल कांप उठा। गेसु की आवाज़ में तारे बरस रहे थे। और आपसे क्या कहूँ चंद्र भाई, क्या आपकी बात मुझसे छिपी है? मैं जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। सच पूछिए तो जब मैंने देखा कि आप कितनी खामोशी से अपनी दुनिया में आग लगते देख रहे हैं और फिर भी हंस रहे हैं, तो मैंने आपसे सबक लिया। हमें नहीं मालूम था कि हम और आप दोनों भाई बहनों की किस्मत एक सी है। चंद्र के मन में जाने कितने घाव कसक उठे, उसके मन में जाने कितना दर्द उमड़ने सा लगा। गेसु उसे क्या समझ रही है मन में, और वह कहाँ पहुँच चुका है? जिसने चंद्र की जिंदगी से अपने मन का दीप जलाया, वह आज देवता के चरण तक पहुँच गया। लेकिन चंद्र के मन की दीप शिखा, उसने अपने प्यार की चिता जला डाली। चंद्र के मुंह पर ग्लानि की कालिमा छा गई। गेसु चुपचाप बैठी थी। सहसा वह बोली, चंद्र भाई, आपको याद है पिछले साल इन्हीं दिनों में सुधा से मिलने आई थी और हसरत आपको मेरा सलाम कहने गया था, याद है? चंद्र ने बहुत भारी स्वर में कहा। इस एक साल में दुनिया कितनी बदल गई।
गेसु ने एक गहरी सांस लेकर कहा, एक बार ये दिन चले जाते हैं, फिर बेदर्द कभी नहीं लौटते। कभी कभी सोचती हूँ कि सुधा होती तो फिर कॉलेज जाते, क्लास में शोर मचाते, भागकर घास में लेटते, बादलों को देखते, शेर कहते और वे चंद्र की और हम अख्तर की बातें करते। गेसु का गला भर आया और एक आंसू चू पड़ा। सुधा और सुधा की ब्याह शादी का हाल बताइए, कैसे हैं उनके शोहर? चंद्र के मन में आया कि वह कह दे, गेसु क्यों लज्जित करती हो, मैं वह चंद्र नहीं हूँ। मैंने अपने विश्वास का मंदिर भ्रष्ट कर दिया। मैं प्रेत हूँ। मैंने सुधा के प्यार का गला घोंट दिया है। लेकिन पुरुष का गर्व, पुरुष का छल उसे ये भी नहीं मालूम होने दिया कि उसका विश्वास चूर चूर हो चुका है और पिछले कितने ही महीनों से उसने सुधा को खत लिखना भी बंद कर दिया है और ये भी नहीं मालूम करने का प्रयास किया कि सुधा मरती है या जीती। घंटा भर तक दोनों सुधा के बारे में बातें करते रहे। इतने में रिक्शा वाला लौट आया। गेसु ने उसे ठहरने का इशारा किया और बोली, अच्छा जरा सुधा का पता लिख दीजिए। चंद्र ने एक कागज़ पर पता लिख दिया। गेसु ने उठने का उपक्रम किया तो चंद्र बोला, बैठिए, अभी आपसे बातें करके आज जाने कितने दिनों की बातें याद आ रही हैं। गेसु हंसी और बैठ गई। चंद्र बोला, आप अभी तक कविताएं लिखती हैं? कविताएं? गेसु फिर हंसी और बोली, जिंदगी कितनी हमगीर है, कितनी पुरशोर है और इस शोर के नगमों की हकीकत कितनी। अब हड्डियाँ, नसें, प्रेशर पॉइंट, पट्टियाँ और मरहमों में दिन बीत जाता है। अच्छा चंद्र भाई, सुधा अभी उतनी ही शौक है, उतनी ही शरारती है? नहीं, चंद्र ने बहुत उदास स्वर में कहा। जाओ कभी देख आओ उन्हें। नहीं, जब तक कहीं जगह नहीं मिल जाती तब तक तो इतनी आज़ादी नहीं मिलेगी। अभी यही हूँ, उसी को बुलवाऊंगी और उसके पति देवता को लिखूंगी। कितना सूना लग रहा है, घर जैसे भूतों का बसेरा हो, जैसे प्रेत रहते हों। क्यों प्रेत बना रही हैं आप? मैं रहता हूँ इसी घर में। चंद्र बोला, अरे मेरा मतलब ये नहीं था। गेसु हंसते हुए बोली, अच्छा अब मुझे तो अम्मी जान नहीं भेजेंगी। आज जाने कैसे अकेली आने की इजाज़त दे दी। आपको किसी दिन बुलवाऊं तो आइएगा ज़रूर। हाँ आऊँगा गेसु, ज़रूर आऊँगा। चंद्र ने बहुत स्नेह से कहा। अच्छा भाईजान, सलाम, नमस्ते। गेसु जाकर रिक्शा पर बैठ गई और पर्दा तन गया। रिक्शा चल दिया। चंद्र एक अजीब सी निगाह से देखता रहा, जैसे अपने अतीत की कोई खोई हुई चीज़ ढूंढ रहा हो। फिर धीरे धीरे लौट आया। सूरज डूब गया था। वह गुसलखाना बंद कर नहाने बैठ गया। जाने कहाँ कहाँ मन भटक रहा था उसका। चंद्र मन का अस्थिर था, मन का बुरा नहीं था। गेसु ने आज उसके सामने अचानक वह तस्वीर रख दी थी जिसमें वह स्वर्ग की ऊंचाइयों पर मंडराया करता था और जाने कैसा दर्द सा उसके मन में उठ गया था। गेसु ने अपने अजाने में ही चंद्र के अविश्वास, चंद्र की प्रतिहिंसा को बहुत बड़ी हार दी थी। उसने सिर पर पानी डाला तो उसे लगा ये पानी नहीं है, जिंदगी की धारा है, पिघले हुए अंगारों की धारा, जिसमें पकड़कर केवल वही जिंदा बच पाया है जिसके अंगों में प्यार का अमृत है। और चंद्र के मन में क्या है? महज वासना का विष। वह सड़ा हुआ, गला हुआ शरीर मात्र जो केवल सन्निपात के जोर से चल रहा है। उसने अपने मन के अमृत को गली में फेंक दिया है। उसने क्या किया है? वह नहाकर आया और शीशे के सामने खड़ा होकर बाल काटने लगा। फिर शीशे की ओर एकटक देखकर बोला, मुझे क्या देख रहे हो चंद्र बाबू? मुझे तो तुमने बर्बाद कर डाला। आज कई महीने हो गए और तुमने एक चिट्ठी तक नहीं लिखी। छी! और उसने शीशा उलट कर रख दिया। महाराजिन खाना ले आई। उसने खाना खाया और सुस्त सा पड़ा रहा। भैया आज घूमे न जाबो? नहीं, चंद्र ने कहा और पड़ा पड़ा सोचने लगा। पम्मी के यहाँ नहीं गया? ये गेसु दूसरे कमरे में बैठी थी। इस कमरे में बिनती उसे कैलाश का चित्र दिखा रही थी। चित्र उसके मन में घूमने लगे। चंद्र, क्या इस दुनिया में तुम ही रह गए थे फोटो दिखाकर पसंद कराने के लिए? चंद्र का हाथ उठा, तड़ से एक तमाचा। चंद्र, चोट तो नहीं आई? मान लिया कि मेरे मन ने मुझसे न कहा हो। तुझसे तो मेरा मन कोई बात नहीं छिपाता। तो चंद्र, तुम शादी कर क्यों नहीं लेते? पापा लड़की देख आएंगे, हम भी देख लेंगे। तो फिर तुम बैठो तो हम पढ़ेंगे, वरना हमें शर्म लगती है। चंद्र, तुम शादी मत करना। तुम इस सब के लिए नहीं बने हो। नहीं सुधा, तुम्हारे वक्ष पर सिर रखकर कितना संतोष मिलता है। आसमान में एक एक करके तारे टूटते जा रहे थे। वह पम्मी के यहाँ नहीं गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अंत में चौथे दिन शाम को पम्मी खुद आई। चंद्र खाना खा चुका था और लॉन पर टहल रहा था। पम्मी आई। उसने स्वागत किया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में उल्लास नहीं था। कहो कपूर, आए क्यों नहीं? मैं समझी तुम बीमार हो गए। पम्मी ने लॉन पर पड़ी एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आओ बैठो न।
उसने चंद्र की ओर कुर्सी खिसकाई। नहीं, तुम बैठो, मैं टहलता रहूँगा, चंद्र बोला और कहने लगा। पता नहीं क्यों पम्मी, 2-3 दिन से तबीयत बहुत उदास सी है। तुम्हारे यहाँ आने को तबीयत नहीं हुई? क्यों, क्या हुआ? पम्मी ने पूछा और चंद्र का हाथ पकड़ लिया। चंद्र पम्मी की कुर्सी के पीछे खड़ा हो गया। पम्मी ने चंद्र के दोनों हाथ पकड़कर अपने गले में डाल लिए और अपना सिर चंद्र से टिकाकर उसकी ओर देखने लगी। चंद्र चुप था। न उसने पम्मी के गाल थपथपाए, न हाथ दबाया, न अलके बिखरी और न निगाहों में नशा ही बिखरा। औरत अपने प्रति आने वाले प्यार और आकर्षण को समझने में चाहे एक बार भूल कर जाए, लेकिन वह अपने प्रति आने वाली उदासी और उपेक्षा को पहचानने में कभी भूल नहीं करती। वह होठों पर होठों के स्पर्शों के गूढ़तम अर्थ समझ सकती है। वह आपके स्पर्श में आपकी नसों से चलती हुई भावना पहचान सकती है। वह आपके वक्ष से सिर टिकाकर आपके दिल की धड़कनों की भाषा समझ सकती है। यदि उसे थोड़ा सा भी अनुभव है और आप उसके हाथ पर हाथ रखते हैं तो स्पर्श की अनुभूति से ही जान जाएगी कि आप उससे कोई प्रश्न कर रहे हैं, कोई याचना कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं या सांत्वना मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं या क्षमा दे रहे हैं, प्यार का प्रारंभ कर रहे हैं या समाप्त कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं या विदा दे रहे हैं। ये पुलक का स्पर्श है या उदासी का चाव, और नशे का स्पर्श है या खिन्नता और बेमनी का। पम्मी चंद्र के हाथों को छूते ही जान गई कि हाथ चाहे गर्म हो लेकिन स्पर्श बड़ा शीतल है, बड़ा नीरस है। उसमें वह पिघली हुई आग की शराब नहीं है जो अभी तक चंद्र के होठों पर धधकती थी, चंद्र के स्पर्शों में बिखरती थी। कुछ तबीयत खराब है कपूर, बैठ जाओ। पम्मी ने उठकर चंद्र को जबरदस्ती बिठा दिया। आजकल बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्यों, चलो तुम हमारे यहाँ रहो। पम्मी ने केवल शरीर की प्यास थी, ये कहना पम्मी के प्रति अन्याय होगा। पम्मी में एक बहुत गहरी हमदर्दी थी चंद्र के लिए। चंद्र अगर शरीर की प्यास को जीत भी लेता तो उसकी हमदर्दी को नहीं ठुकरा पाता था। जब हमदर्दी का तिरस्कार होने से पम्मी दुखी होती थी और उसे वह तभी स्वीकृत समझती थी जब चंद्र उसके रूप के आकर्षण में डूबा रहे। अगर पुरुषों के होठों में तीखी प्यास न हो, बाहुपाशों में जहर न हो, तो वासना की इस शिथिलता से नारी फौरन समझ जाती है कि संबंधों में दूरी आती जा रही है। संबंधों की घनिष्ठता को नापने का नारी के पास एक ही मापदंड है, चुंबन का तीखापन। चंद्र के मन में ही नहीं वरन स्पर्शों में भी इतनी बिखरती हुई उदासी थी, इतनी उपेक्षा थी कि पम्मी मर्माहत हो गई। उसके लिए ये पहली पराजय थी। आजकल पम्मी जान जाती थी कि चंद्र का रोम रोम इस वक्त पम्मी की सांसों में डूबा हुआ है, लेकिन पम्मी ने देखा कि चंद्र उसकी बाहों में होते हुए भी दूर, बहुत दूर, न जाने किन विचारों में उलझा हुआ है। वह उससे दूर चला जा रहा है, बहुत दूर। पम्मी की धड़कनें अस्त व्यस्त हो गई। उसकी समझ में नहीं आया वह क्या करे। चंद्र को क्या हो गया है? क्या पम्मी का जादू टूट रहा है? पम्मी ने अपनी पराजय से कुंठित होकर अपना हाथ हटा लिया और चुपचाप मुंह फेरकर उधर देखने लगी। चंद्र चाहे जितना उदास हो, लेकिन पम्मी की उदासी वह नहीं सह सकता था। बुरी या भली, पम्मी इस वक्त उसकी सूनी जिंदगी का अकेला सहारा थी और पम्मी की हमदर्दी का वह बहुत कृतज्ञ था। वह समझ गया पम्मी क्यों उदास है। उसने पम्मी का हाथ खींच लिया और अपने होठ उसकी हथेलियों पर रख दिए और खींचकर पम्मी का सिर अपने कंधे पर रख लिया। पुरुष के जीवन में एक क्षण आता है जब वासना, उसकी कमजोरी, उसकी प्यास, उसका नशा, उसका आवेश नहीं रह जाता। जब वासना उसकी हमदर्दी का, उसकी सांत्वना का साधन बन जाती है। जब वह नारी को इसलिए बाहों में नहीं समेटता कि उसकी बाहें प्यासी है, वह इसलिए उसे बाहों में समेट लेता है कि नारी अपना दुख भूल जाए। जिस वक्त वह नारी की सीपियों पलकों के नशे में नहीं वरन उसकी आंखों के आंसू सुखाने के लिए उसकी पलकों पर होठ रख देता है। जीवन के उस क्षण में पुरुष जिस नारी से सहानुभूति रखता है, उसके मन की पराजय को भुलाने के लिए वह नारी को बाहुपाश के नशे में बहला देना चाहता है। लेकिन इन बाहुपाशों में प्यास जरा भी नहीं होती, आग जरा भी नहीं होती, सिर्फ नारी को बहलावा देने का प्रयास मात्र होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि चंद्र के मन पर छाया पम्मी के रूप का गुलाबी बादल उचटता जा रहा था। उसका नशा उखड़ता जा रहा था, लेकिन चंद्र पम्मी को दुखी नहीं करना चाहता था। वह भरसक प्रयास करता था पम्मी को बहलाए रखने का, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं फिर अंतर्द्वंद का एक तूफान चलने लगा था। गेसु ने उसके सामने उसकी साल भर पहले की जिंदगी का वह चित्र रख दिया था, जिसकी एक झलक उस अभागे को पागल कर देने के लिए काफ़ी थी। चंद्र जैसे तैसे मन को पत्थर बनाकर, अपनी आत्मा को रूप की शराब में डुबोकर, अपने विश्वासों में छलकर उसको भुला पाया था, उसे जीत पाया था। लेकिन गेसु ने और गेसु की बातों ने जैसे उसके मन में मूर्छित पड़ी अभिशाप की छाया में फिर प्राण प्रतिष्ठा कर दी थी और आधी रात के सन्नाटे में
फिर चंद्र को सुनाई देता था कि उसके मन में कोई काली छाया बार बार सिसकने लगती है और चंद्र के हृदय से टकराकर वह रुदन बार बार कहता था, देवता, तुमने मेरी हत्या कर डाली। मेरी हत्या, जिसे तुमने स्वर्ग और ईश्वर से बढ़कर माना था। और चंद्र इन आवाज़ों से घबरा उठता था। स्मरण की एक तरंग जहाँ चंद्र को पम्मी के पास खींच लाई थी, वहाँ अतीत के स्मरण की दूसरी तरंग उसे वेग में उछालकर जैसे फिर उसे दूर खींच ले जाने के लिए व्याकुल हो उठी। उसको लगा कि पम्मी के लिए उसके मन में जो मादक नशा था उस पर ग्लानि का कोहरा छाता जा रहा है, और अभी तक उसने जो कुछ किया था उसके लिए उसी के मन में कहीं न कहीं पर हल्की सी अरुचि झलकने लगी थी। फिर भी पम्मी का जादू बदस्तूर कायम था। वह पम्मी के प्रति कृतज्ञ था और वह पम्मी को कहीं किसी भी हालात में दुखी नहीं करना चाहता था। भले वह गुनाह करके अपनी कृतज्ञता जाहिर क्यों न कर पाए, लेकिन जैसे बिनती के मन में चंद्र के प्रति जो श्रद्धा थी वह नैतिकता अनैतिकता के बंधन से ऊपर उठकर थी, वैसे ही चंद्र के मन में पम्मी के प्रति जो कृतज्ञता पुण्य और पाप के बंधन से ऊपर उठकर थी। बिनती ने एक दिन चंद्र से कहा था कि यदि वह चंद्र को असंतुष्ट करती है तो वह उसे इतना बड़ा गुनाह लगता है कि उसके सामने उसे किसी भी पाप पुण्य की परवाह नहीं है। उसी तरह चंद्र सोचता था कि संभव है कि उसका और पम्मी का ये संबंध पापमय हो, लेकिन इस संबंध को तोड़कर पम्मी को असंतुष्ट और दुखी करना इतना बड़ा पाप होगा जो कि अक्षम्य है। लेकिन वह नशा टूट चुका था, वह सांस धीमी पड़ गई थी। अपनी हर कोशिश के बावजूद वह पम्मी को उदास होने से बचा नहीं पाता था। एक दिन सुबह जब वह कॉलेज जा रहा था कि पम्मी की कार आई। पम्मी बहुत ही उदास थी। चंद्र ने आते ही उसका स्वागत किया। उसके कानों में एक नीली पत्थर का बुंदा था जिसकी हल्की छां गालों पर पड़ रही थी। चंद्र ने झुककर वह नीली छां चूम ली। पम्मी कुछ नहीं बोली, वह बैठ गई और फिर चंद्र से बोली, मैं लखनऊ जा रही हूँ कपूर। कब? आज? हाँ, अभी कार से। क्यों? यूँ ही मन ऊब गया। पता नहीं कौन सी छां मुझ पर छाई है। मैं शायद लखनऊ से मसूरी चली जाऊँ। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पहले तो तुमने बताया नहीं। तुम्ही ने कहाँ पहले बताया था? क्या? कुछ भी नहीं। अच्छा, चल रही हूँ, सुनो तो। नहीं, अब रोक नहीं सकते तुम, बहुत दूर जाना है चंद्र। वह चल दी। फिर वह लौटी और जैसे युगों युगों की प्यास बुझा रही हो चंद्र के गले में झूल गई और कस लिया चंद्र को। 5 मिनट बाद सहसा वह अलग हो गई और फिर बिना कुछ बोले अपनी कार में बैठ गई। पम्मी, तुम्हें हुआ क्या है? कुछ नहीं कपूर। पम्मी कार स्टार्ट करते हुए बोली, मैं तुमसे जितनी ही दूर रहूं उतना ही अच्छा है, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। तुम्हारे इन दिनों के व्यवहार ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। चंद्र सिर से पैर तक ग्लानि से कुंठित हो उठा। सचमुच वह कितना अभागा है। वह किसी को भी संतुष्ट नहीं रख पाया। उसके जीवन में सुधा भी आई और पम्मी भी। एक को उसके पुण्य ने उससे छीन लिया, दूसरी को उसका गुनाह उससे छीने लिए जा रहा है। जाने उसके ग्रह को मालिक कितना क्रूर खिलाड़ी है कि हर कदम पर उसकी राह उलट देता है। नहीं, वह पम्मी को नहीं खो सकता। उसने पम्मी का कॉलर पकड़ लिया। पम्मी, तुम्हें हमारी कसम है, बुरा मत मानो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पम्मी हंसी, बड़ी ही करुण लेकिन सशक्त हंसी। अपने कॉलर को धीरे से छुड़ाकर चंद्र की उंगलियों को कपोलों से दबा दिया और फिर वक्ष के पास से एक लिफाफा निकालकर चंद्र के हाथों में दे दिया और कार स्टार्ट कर दी। पम्मी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कार कड़वे धुएं का बादल चंद्र की ओर उड़ाकर आगे चल दी। जब कार ओझल हो गई तब चंद्र को होश आया कि उसके हाथ में एक लिफाफा भी है। उसने सोचा फौरन कार लेकर जाए और पम्मी को रोक ले। फिर सोचा पहले पढ़ तो ले, ये है क्या चीज़। उसने लिफाफा खोला और पढ़ने लगा। कपूर, एक दिन तुम्हारी आवाज़ और बर्टी की चीख सुनकर अपूर्ण वेश में ही अपने श्रृंगार गृह से भाग आई थी और तुम्हें फूलों के बीच में पाया था। आज तुम्हारी आवाज़ मेरे लिए मूक हो गई है और असंतोष और उदासी के कांटों के बीच मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ इसलिए कि अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं रही। झूठ क्यों बोलूँ? अब क्या, कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं रही थी, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारा दुरुपयोग किया। झूठ क्यों बोले? तुम मेरे पति से भी अधिक समीप रहे हो। तुमसे कुछ छिपाऊंगी नहीं। मैं तुमसे मिली थी जब मैं एकाकी थी, उदास थी। लगता था कि उस समय तुम मेरी सुनसान दुनिया में रोशनी के देवदूत की तरह आए थे। तुम उस समय बहुत भोले, बहुत सुकुमार, बहुत ही पवित्र थे। मेरे मन में उस दिन तुम्हारे लिए जाने कितना प्यार उमड़ आया। मैं पागल हो उठी। मैंने तुम्हें उस दिन सैलामी की कहानी सुनाई थी सिनेमा घर में। उसी अभागिन सैलानी की तरह मैं भी पैगंबर को चूमने के लिए व्याकुल हो उठी। देखा, तुम पवित्रता को प्यार करते हो। सोचा यदि तुमसे प्यार ही जीतना है तो तुमसे
पवित्रता की ही बातें करूं? मैं जानती थी कि सेक्स प्यार का आवश्यक अंग है, लेकिन मन में तीखी प्यास लेकर भी मैंने तुमसे सेक्स विरोधी बातें करनी शुरू की। मुंह पर पवित्रता और अंदर में भोग का सिद्धांत रखते हुए ही मेरा अंग अंग प्यासा हो उठा। तुम्हें होठों तक खींच लाई थी, लेकिन फिर साहस नहीं हुआ। फिर मैंने उस छोकरी को देखा, उस नितांत प्रतिभाहीन दुर्बल मना छोकरी मिस सुधा को। वह कुछ भी नहीं थी, लेकिन मैं देखते ही जान गई थी कि तुम्हारे भाग्य का नक्षत्र है। जाने क्यों उसे देखते ही मैं अपना आत्मविश्वास खोसा बैठी। उसके व्यक्तित्व में कुछ न होते हुए भी कम से कम अजब का जादू था। ये मैं भी स्वीकार करती हूँ, लेकिन थी वह छोकरी ही। तुम्हें न पाने की निराशा और तुम्हें न पाने की असीम प्यास, दोनों की पिस डालने वाले संघर्ष से भागकर मैं हिमालय में चली आई। जितना तीखा आकर्षण होता है कपूर, कभी कभी नारी उतनी ही दूर भागती है। अगर कोई प्याला मुंह से न लगाकर दूर फेंक दे तो समझ लो कि वह बेहद प्यासा है, इतना प्यासा कि तृप्ति की कल्पना से भी घबराता है। दिन रात उस पहाड़ी की धुल चोटियों में तुम्हारी निगाहें मुस्कुराती थी, पर मैं लौटने का साहस न कर पाती थी। लौटी तो देखा कि तुम अकेले हो, निराश हो और थोड़ा थोड़ा उलझे हुए भी हो। पहले मैंने तुम पर पवित्रता की आड़ में विजय पानी चाही, अब तुम पर वासना का सहारा लेकर छा गई। तुम मुझे बुरा समझ सकते हो, लेकिन काश कि तुम मेरी प्यास को समझ पाते कपूर। तुमने मुझे स्वीकार किया, वैसे नहीं जैसे कोई फूल शबनम को स्वीकार करे। तुमने मुझे उस तरह स्वीकार किया जैसे कोई बीमार आदमी माफिया या अफीम के इंजेक्शन को स्वीकार करे। तुम्हारी प्यासी और बीमार प्रवृत्तियां बदली नहीं, सिर्फ बेहोश होकर सो गई। लेकिन कपूर, पता नहीं किसके स्पर्श से वे एकाएक बिखर गई। मैं जानती हूँ इधर तुम में क्या परिवर्तन आ गया है। मैं तुम्हें उसके लिए अपराधी नहीं ठहराती कपूर। मैं जानती हूँ तुम मेरे प्रति अब भी कितने कृतज्ञ हो, कितने स्नेहशील हो। लेकिन अब तुम में वह प्यास नहीं, वह नशा नहीं, तुम्हारे मन की वासना अब मेरे लिए एक तरस में बदलती जा रही है। मुझे वह दिन याद है, अच्छी तरह याद है चंद्र, जब तुम्हारे जलते हुए होठों ने इतनी गहरी वासना से मेरे होठों को समेट लिया था कि मेरे लिए अपना व्यक्तित्व ही एक सपना बन गया था। लगता था सभी सितारों का तेज भी इसकी एक चिंगारी के सामने फीका है। लेकिन आज होठ होठ हैं, आग के फूल नहीं रहे। पहले मेरी एक झलक से तुम्हारी रोम रोम में सैकड़ों इच्छाओं की आंधियां गरज उठती थी। आज तुम्हारी नसों का खून ठंडा है, तुम्हारी निगाहें पथराई हुई हैं और तुम इस तरह वासना मेरी ओर फेंक देते हो जैसे तुम किसी पालतू बिल्ली को पावर रोटी का टुकड़ा दे रहे हो। मैं जानती हूँ कि हम दोनों के संबंधों की उष्णता खत्म हो गई है। अब तुम्हारे मन में महज एक तरस है, एक कृतज्ञता है, और कपूर, वह मैं स्वीकार नहीं कर सकूंगी। क्षमा करना, मेरा भी स्वाभिमान है, लेकिन मैंने कह दिया कि मैं तुमसे छिपाऊंगी नहीं। तुम इस भ्रम में कभी मत रहना कि मैंने तुम्हें प्यार किया था। पहले मैं भी यही सोचती थी। कल मुझे लगा कि मैंने अपने को आज तक धोखा दिया था। मैंने उधर तुम्हारी खिन्नता के बाद अपने जीवन पर बहुत सोचा, तो मुझे लगा कि प्यार जैसी स्थायी और गहरी भावना शायद मेरे जैसे रंगीन, बहिर्मुखी, स्वभावशाली के लिए है ही नहीं। प्यार जैसी गंभीर और खतरनाक तूफानी भावना को अपने कंधों पर ढोने का खतरा देवता या बुद्धि ही नहीं उठा सकते हैं। तुम उसे वहन कर सकते हो, कर रहे हो। प्यार की प्रतिक्रिया भी प्यार की ही परिचायक है कपूर। मेरे लिए आंसुओं की लहरों में डूब जाना संभव नहीं। या तो प्यार आदमी को बादलों की ऊंचाई तक उठा ले जाता है या स्वर्ग से पाताल में फेंक देता है। लेकिन कुछ प्राणी हैं जो न स्वर्ग के हैं और न नरक के। वे दोनों लोगों के बीच में अंधकार की परतों में भटकते रहते हैं। वे किसी को प्यार नहीं करते, छायाओं को पकड़ने का प्रयास करते हैं, या शायद प्यार करते हैं, या निरंतर नई अनुभूतियों के पीछे दीवाने रहते हैं और प्यार बिल्कुल करते ही नहीं। उनको न दुख होता है न सुख। उनकी दुनिया में केवल संशय, अस्थिरता और प्यास होती है। कपूर, मैं उसी अभागे लोक की एक प्यासी आत्मा थी। अपने एकांत से घबराकर तुम्हें अपने बाहुपाश में बांधकर तुम्हारे विश्वास को स्वर्ग से खींच लाई थी। तुम स्वर्ग भ्रष्ट देवता भूलकर मेरे अभिशप्त लोक में आ गए थे। आज मालूम होता है कि फिर तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें पुकारा है। मैं अपनी प्यास में खुद धधक उठूं, लेकिन तुम्हें मैंने अपना मित्र माना था। तुम पर मैं आज नहीं आने देना चाहती। तुम मेरे योग्य नहीं। तुम अपने विश्वासों के लोक में लौट जाओ। मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए चिंतित हो, लेकिन मैंने अपना रास्ता निश्चित कर लिया है। स्त्री बिना पुरुष के आश्रय के नहीं रह सकती। उस अभागी को जैसे प्रकृति ने कोई अभिशाप दे दिया है। मैं थक गई हूँ इस प्रेम लोक की भटकन से। मैं अपने पति के पास जा रही हूँ, वे क्षमा कर देंगे, मुझे विश्वास है। उन्हीं के पास क्यों जा रही हूँ? इसलिए मेरे मित्र
कि मैं अब सोच रही हूँ कि स्त्री स्वाधीन नहीं रह सकती। उसके पास पत्नीत्व के सिवा कोई चारा नहीं। जहाँ जरा स्वाधीन हुई कि बस उसी अंधकूप में जा पड़ती है जहाँ मैं थी। वह अपना शरीर भी खोकर तृप्ति नहीं पाती। फिर प्यास से तो मेरा विश्वास जैसे उठा जा रहा है। प्यार हिंदुओं के यहाँ प्रेम नहीं वरन धर्म और सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर विवाह की रीति बहुत वैज्ञानिक और नारी के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। उसमें नारी को थोड़ा बंधन चाहे क्यों न हो, लेकिन दायित्व रहता है, संतोष रहता है। वह अपने घर की रानी रहती है। काश कि तुम समझ पाते कि खुले आकाश में इधर उधर भटकने के बाद, तूफानों से लड़ने के बाद मैं कितनी आतुर हो उठी हूँ बंधनों के लिए और किसी सशक्त डाल पर बने हुए सुखद सुकोमल नीड में बसेरा लेने के लिए। जिस नीड को मैं इतने दिनों पहले उजाड़ चुकी थी, आज वह फिर मुझे पुकार रहा है। हर नारी के जीवन में ये क्षण आता है और शायद इसीलिए हिंदू प्रेम की बजाय विवाह को अधिक महत्व देते हैं। मैं तुम्हारे पास नहीं रुकी। मैं जानती थी कि हम दोनों के संबंधों में प्रारंभ से इतनी विचित्रताएं थी कि हम दोनों का संबंध स्थायी नहीं रह सकता था। फिर भी जिन क्षणों में हम दोनों एक ही तूफान में फंस गए थे, वे क्षण मेरे लिए अमूल्य निधि रहेंगी। तुम बुरा न मानना, मैं तुमसे जरा भी नाराज नहीं हूँ। मैं न अपने को गुनहगार मानती हूँ न तुम्हें। फिर भी अगर तुम मेरी सलाह मान सको तो मान लेना। किसी अच्छी सी सीधी सादी हिंदू लड़की से अपना विवाह कर लेना। किसी बहुत बौद्धिक लड़की जो तुम्हें प्यार करने का दम भरती हो, उसके फंदे में न फंसना कपूर। मैं उम्र और अनुभव दोनों में तुमसे बड़ी हूँ। विवाह में भावना या आकर्षण अक्सर जहर बिखेर देता है। ब्याह करने के बाद एक आध महीने के लिए अपनी पत्नी सहित मेरे पास जरूर आना कपूर। मैं उसे देखकर वह संतोष पा लूँगी जो हमारी सभ्यता ने हम अभागों से छीन लिया है। अभी मैं साल भर तक तुमसे नहीं मिलूँगी। मुझे तुमसे अब भी डर लगता है, लेकिन इस बीच में तुम बर्टी का ख्याल रखना। कभी कभी उसे देख लेना। रुपए की कमी तो उसे न होगी। बीवी भी उसे ऐसी मिल गई है जिसने उसे ठीक कर दिया है। उस अभागे भाई से अलग होते हुए मुझे कैसा लग रहा है ये तुम जानते, अगर तुम बहन होते। अगला पत्र तुम्हें तभी लिखूंगी जब मेरे पति से मेरा समझौता हो जाएगा। नाराज तो नहीं हो? प्रमिला डिक्रूज। चंद्र पम्मी को लौटाने नहीं गया, कॉलेज भी नहीं गया। एक लंबा सा खत बिन्ती को लिखता रहा और उसकी प्रतिलिपि कर दोनों नत्थी कर भेज दिए और उसके बाद थक कर सो गया बिना खाना खाए। गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी और चंद्र छुट्टियां बिताने दिल्ली गया था। सुधा भी आई हुई थी, लेकिन चंद्र और सुधा में बोलचाल नहीं थी। एक दिन शाम के वक्त डॉक्टर साहब ने चंद्र से कहा, चंद्र, सुधा इधर बहुत अनमनी रहती है, जाओ इसे कहीं घुमा लाओ। चंद्र बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। दोनों पहले कनॉट प्लेस पहुँचे। सुधा ने बहुत फीकी और टूटती हुई आवाज़ में कहा, यहाँ बहुत भीड़ है, मेरी तबीयत घबराती है। चंद्र ने कार घुमा दी शहर के बाहर रोहतक की सड़क पर, दिल्ली से 15 मील दूर। चंद्र ने एक बहुत हरी भरी जगह में कार रोक दी। किसी बहुत पुराने पीर का टूटा फूटा मजार था और कब्र के चबूतरे को फोड़कर एक नीम का पेड़ उगाया था। चबूतरे के 2-3 पत्थर गिर गए थे। 4-5 नीम के पेड़ लगे थे और कब्र के पत्थर के पास एक चिराग बुझा हुआ पड़ा था और कई सूखी हुई फूल मालाएं हवा में उड़कर नीचे गिर गई थी। कब्र के आसपास ढेरों नीम के तिनके और सूखे हुए नीम के फूल जमा थे। सुधा जाकर चबूतरे पर बैठ गई। दूर दूर तक सन्नाटा था, न आदमी न आदमजात। सिर्फ गोधुली के अलसाए हुए झोंकों में नीम चरमरा उठते थे। चंद्र आकर सुधा की दूसरी ओर बैठ गया। चबूतरे पर इस ओर सुधा और उस ओर चंद्र, बीच में एक चिर नीरव कब्र। सुधा थोड़ी देर बाद मुड़ी और चंद्र की ओर देखा। चंद्र एकटक कब्र की ओर देख रहा था। सुधा ने एक सूखा हार उठाया और चंद्र पर फेंक कर कहा, चंद्र, क्या हमेशा मुझे इसी भयानक नरक में रखोगे? क्या सचमुच हमेशा के लिए तुम्हारा प्यार खो दिया है मैंने? मेरा प्यार? चंद्र हंसा। उसकी हंसी उस सन्नाटे से भी ज़्यादा भयंकर थी। मेरा प्यार? अच्छी याद दिलाई तुमने। मैं आज प्यार में विश्वास नहीं करता, या ये कहूँ कि प्यार के उस रूप में विश्वास नहीं करता। फिर क्या? उस समय मेरे मन में प्यार का मतलब था त्याग, कल्पना, आदर्श। आज मैं समझ चुका हूँ कि ये सब झूठी बातें हैं, खोखले सपने हैं। तब आज मैं विश्वास करता हूँ कि प्यार के माने सिर्फ एक है, शरीर का संबंध। कम से कम औरत के लिए। औरत बड़ी बातें करेगी, आत्मा, पुनर्जन्म, परलोक का मिलन, लेकिन उसकी सिद्धि सिर्फ शरीर में है और वह अपने प्यार की मंजिलें पार कर पुरुष को अंत में एक ही चीज़ देती है, अपना शरीर। मैं तो ये सब विश्वास करता हूँ सुधा कि वही औरत मुझे प्यार करती है जो मुझे शरीर दे सकती है। बस इसके अलावा प्यार का कोई रूप अब मेरे भाग्य में नहीं।
चंद्र की आंख में कुछ धधक रहा था। सुधा उठी और चंद्र के पास खड़ी हो गई। चंद्र, तुम भी एक दिन ऐसे हो जाओगे, इसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। काश कि तुम समझ पाते कि। सुधा ने बहुत दर्द भरे स्वर में कहा, स्नेह है। चंद्र ठठाकर हंस पड़ा और उसने सुधा की ओर मुड़कर कहा, और अगर मैं उस स्नेह का प्रमाण मांगू तो? सुधा दांत पीसकर चंद्र बोला, अगर तुमसे तुम्हारा शरीर मांगू तो? चंद्र। सुधा चीख कर पीछे हट गई। चंद्र उठा और पागलों की तरह उसने सुधा को पकड़ लिया। यहाँ कोई नहीं है सिवाय इस कब्र के। तुम क्या कर सकती हो? बहुत दिन से मेरे मन में एक आग सुलग रही है। आज तुम्हें बर्बाद कर दूं तो मन की नरक की वेदना बुझ जाए। बोलो। उसने अपनी आंख की पिघली हुई आग सुधा की आंखों में भरकर कहा। सुधा क्षण भर सहमी पथराई दृष्टि से चंद्र की ओर देखती रही, फिर सहसा शिथिल पड़ गई और बोली, चंद्र, मैं किसी की पत्नी हूँ। ये जन्म उनका है, ये मांग का सिंदूर उनका है, इस शरीर का श्रृंगार उनका है। मुझे गला घोंटकर मार डालो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, लेकिन चंद्र हंसा और सुधा को छोड़ दिया। मैं तुम्हें स्नेह करती हूँ, लेकिन ये जन्म उनका है, ये शरीर उनका है। क्या अंदाज है प्रवंचना के। जाओ सुधा, मैं तुमसे मजाक कर रहा था। तुम्हारे इस जूठे तन में क्या रखा है? सुधा अलग हटकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में चिंगारियां झड़ने लगी। चंद्र, तुम जानवर हो गए। मैं आज कितनी शर्मिंदा हूँ। इसमें मेरा कसूर है चंद्र। मैं अपने को दंड दूंगी। चंद्र, मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें इंसान बनना पड़ेगा चंद्र। और सुधा ने अपना सिर एक टूटे हुए खंभे पर पटक दिया। चंद्र की आंखें खुल गई। वह थोड़ी देर तक सपने पर सोचता रहा, फिर उठा। बहुत अजब सा मन था उसका, बहुत पराजित, बहुत खोया हुआ सा। बेहद खिसियाहट थी उसके मन में। उसके मन में एकाएक ख्याल आया कि वह किसी मनोरंजन में जाकर अपने को डुबो दे। बहुत दिनों से उसने सिनेमा नहीं देखा था। उन दिनों बर्नार्ड शो का सीजर एंड क्लियोपेट्रा लगा हुआ था। उसने सोचा कि पम्मी की मित्रता का परिपाक सिनेमा में हुआ था, उसका अंत भी वह सिनेमा देखकर मनाएगा। उसने कपड़े पहने। 4 बजे से मैटिनी थी और वक्त हो रहा था। कपड़े पहनकर वह शीशे के सामने आकर बाल संवारने लगा। उसे लगा शीशे में पड़ती हुई उसकी छाया उससे कुछ भिन्न है। उसने और गौर से देखा। छाया रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा रही थी। वह सहसा बोली, क्या देख रहा है? मुखड़ा क्या देखे दर्पण में? एक लड़की से पराजित और दूसरी के सामने से प्रतिहिंसा लेने का कलंक नहीं दिख पड़ता तुझे? अपनी छवि निरख रहा है। पापी, पतित। कमरे की दीवारों ने दोहराया, पापी, पतित। चंद्र तड़प उठा, पागल सा हो उठा। कंगा फेंक कर बोला, कौन है पापी? मैं हूँ पापी, मैं हूँ पतित। मुझे तुम नहीं समझते। मैं चिर पवित्र हूँ। मुझे कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। प्रतिबिंब हंसा, मैं तुम्हारी नस नस जानता हूँ। तुम वही हो ने जिसने आज से 1.5 साल पहले सपना देखा सुधा के हाथ से अमृत लेकर बांटने का, दुनिया को नया संदेश देकर पैगंबर बनने का। नया संदेश, खूब नया संदेश दिया मसीहा। पम्मी, बिनती, सुधा, कुछ और छोकरियां बटोर लो। चरित्रहीन। मैंने किसी को नहीं बटोरा। जो मेरी जिंदगी में आया अपने आप आया, और जो चला गया उसे मैंने रोका नहीं। मेरे मन में कहीं भी अहम की प्यास नहीं थी, कभी भी स्वार्थ नहीं था। क्या मैं चाहता तो सुधा को अपने एक इशारे से अपनी बाहों में नहीं बांध सकता था? शाबाश। और नहीं बांध पाए तो सुधा से भी जी भरकर बदला निकाल रहा है। वह मर रही है और तू उस पर नमक छिड़कने से बाज नहीं आया। और आज तो उसे एकांत में भ्रष्ट करने का सपना देख अपनी पलकों को देव मंदिर की तरह पवित्र बना लिया तूने। कितनी उन्नति की है तेरी आत्मा ने। इधर आ, तेरा हाथ चूम लूं। चुप रहो। पराजय की इस वेला में कोई भी व्यंग करने से बाज नहीं आता। मैं पागल हो जाऊंगा। और अभी क्या पागलों से कम है तू, अहंकारी पशु? तू बर्टी से भी गया गुजरा है। बर्टी पागल था, लेकिन पागल कुत्तों की तरह काटना नहीं जानता था। तू काटना भी जानता है और अपने भयानक पागलपन को साधना और त्याग को साबित करना भी चाहता है। दम्भी कहीं का। बस करो, अब तुम सीमा लांघ रहे हो। चंद्र ने मुट्ठियां कसकर जवाब दिया। क्यों गुस्सा हो गए मेरे दोस्त? अहमवादी इतने बड़े हो और अपनी तस्वीर देखकर नाराज होते हो। आओ तुम्हें आहिस्ते से समझाऊं। अभागी, तू कहता है तूने स्वार्थ नहीं किया। विकलांग देवता, वही स्वार्थ है जो अपने से ऊपर नहीं उठ पाता। तेरे लिए अपनी एक सांस भी दूसरे के मन में तूफान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। तुझे अपने मन की उपेक्षा के पीछे सुधा को भट्टी में झोंक दिया।
पम्मी के अस्वस्थ मन को पहचानकर भी उसके रूप का उपभोग करने में नहीं हिचका। बिनती को प्यार न करते हुए भी बिनती को तूने स्वीकार किया, फिर सबों का तिरस्कार करता गया और कहता है तू स्वार्थी नहीं। बर्टी पागल हो लेकिन स्वार्थी नहीं है। ठहरो, गालियाँ मत दो, मुझे समझाओ न कि मेरे जीवन दर्शन में कहाँ पर गलती रही है। गलतियों से मेरा कोई समझौता नहीं। अच्छा समझो। देखो, मैं ये नहीं कहता कि तुम ईमानदार नहीं हो, तुम शक्तिशाली नहीं हो, लेकिन तुम अंतर्मुखी रहे, घोर व्यक्तिवादी रहे, अहंकारग्रस्त रहे। अपने मन की विकृतियों को भी तुमने अपनी ताकत समझने की कोशिश की। कोई भी जीवन दर्शन सफल नहीं होता अगर उसमें बाह्य यथार्थ और व्यापक सत्य धूप छाँव की तरह न मिला हो। मैं मानता हूँ कि तूने सुधा के साथ ऊंचाई निभाई, लेकिन अगर तेरे व्यक्तित्व को, तेरे मन को जरा से ठेस पहुँचती तो तू गुमराह हो गया होता। तूने सुधा के स्नेह का निषेध कर दिया, तूने बिनती की श्रद्धा का तिरस्कार किया, तूने पम्मी की पवित्रता भ्रष्ट की और इसे अपनी साधना समझता है। तू याद कर, कहाँ था तू 1 वर्ष पहले और अब कहाँ है? चंद्र ने बड़ी कातरता से प्रतिबिंब की ओर देखा और बोला, मैं जानता हूँ मैं गुमराह हूँ, लेकिन बेईमान नहीं। तुम मुझे क्यों धिक्कार रहे हो? तुम कोई रास्ता बता दो, एक बार उसे भी आजमा लूँ। रास्ता बताऊं? जो रास्ता तुमने एक बार बनाया था उसी पर तुम मजबूत रह पाए? फिर क्या एक के बाद दूसरे रास्ते पर चहलकदमी करना चाहते हो? देखो कपूर, ध्यान से सुनो। तुमसे शायद किसी ने कभी कहा नहीं, शायद बर्टी ने कहा था कि आदमी तभी तक बड़ा रहता है जब तक वह निषेध करता चलता है। पता नहीं किस मानसिक आवेश में एक के बाद दूसरे तत्व का विध्वंस और विनाश करता चलता है, हर चट्टान को उखाड़ कर फेंकता रहता है। और तुमने यही जीवन दर्शन अपना लिया था, भूल से या अपने अनजाने से ही। तुम्हारी आत्मा में एक शक्ति थी, एक तूफान था, लेकिन ये लक्ष्य भ्रष्ट था। तुम्हारी जिंदगी में लहरें उठने लगी, लेकिन गहराई नहीं। और याद रखो चंद्र, सत्य उसे मिलता है जिसकी आत्मा शांत और गहरी होती है, समुद्र की गहराई की तरह। समुद्र की ऊपरी सतह की तरह जो विशुद्ध और तूफानी होता है, उसके अंतर्द्वंद में चाहे कितनी गरज हो, लेकिन सत्य की शांति अमृतमयी आवाज़ नहीं होती। लेकिन वे गहराई मुझे मिली नहीं। बताता हूँ, घबराते क्यों हो? देखो, तुम में बहुत बड़ा अधैर्य रहा है। शक्ति रही पर धैर्य और दृढ़ता बिल्कुल नहीं। तुम गंभीर समुद्र तल न बनकर एक सशक्त लेकिन अशांत लहर बन गए, जो हर किनारे से टकराकर उसे तोड़ने के लिए व्यग्र हो उठी। तुम में ठहराव नहीं था, साधना नहीं थी। जानते हो क्यों? तुम्हें जहाँ से जरा भी तकलीफ मिली, अवरोध मिला, वहीं से तुमने अपना हाथ खींच लिया, वहीं तुम भाग खड़े हुए। तुमने हमेशा उसका निषेध किया। पहले तुमने समाज का निषेध किया, व्यक्ति को साधना का केंद्र बनाया, फिर व्यक्ति का भी निषेध किया। अपने विचारों में, अंतर्मुखी भावनाओं में डूब गए, कर्म का निषेध किया। फिर तो कर्म में ऐसी भागदौड़, ऐसी विमुखता शुरू हुई कि बस न मानवता का प्यार जीवन में प्रतिफलित कर सका, न सुधा का। पम्मी हो या बिनती, हर एक से तू निष्क्रिय खिलौने की तरह खेलता गया। काश कि तूने समाज के लिए कुछ किया होता, सुधा के लिए कुछ किया होता, लेकिन तू कुछ न कर पाया। जिसने तुझे जिधर चाहा उधर उत्प्रेरित कर दिया और तू अंधे और इच्छा विहीन परतंत्र अंधड़ की तरह उधर ही हूँ करता हुआ दौड़ गया। माना मैंने कि समाज के आधार पर बने जीवन दर्शन में कुछ कमियां हैं, लेकिन उसका कुछ अंश तो स्वीकार करते। माना कि सुधा के प्यार से तुझे तकलीफ हुई, पर उसकी महत्ता के ही आधार पर तू कुछ निर्माण कर ले जाता। लेकिन तू तो जरा से अवरोध के बहाने संपूर्ण का निषेध करता गया। तेरा जीवन निषेधों की निष्क्रियता की मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला रहा है। अभागे, तूने हमेशा जिंदगी का निषेध किया है। दुनिया को स्वीकार करता, यथार्थ को स्वीकार करता, जिंदगी को स्वीकार करता और उसके आधार पर अपने मन को, अपने मन के प्यार को, अपने जीवन को संतुलित करता, आगे बढ़ता। लेकिन तूने अपने मन की गंगा को व्यक्ति की छोटी सी सीमा में बांध लिया, उसे एक पोखरा बना दिया। पानी सड़ गया, उसमें गंध आने लगी। सुधा के प्यार की सीपी उसमें सत्य और सफलता का मोती बन सकता था। वह मर गई और रुके हुए पानी में विकृति और वासना के कीड़े कुलबुलाने लगे। शाबाश, क्या अमृत पाया है तूने, धन्य है अमृत पुत्र। बस करो, ये व्यंग में नहीं सह सकता। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले भाग के साथ और देखते हैं चंद्र का अंतर्द्वंद किस मोड़ पर पहुंचता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।